वेलकम टू AKC टेक्निकल क्लासेज। तो गैस जैसे कि आपको पता ही है हमने IMED में जो आपका चैप्टर नंबर 4 था उसको स्टार्ट कर दिया है। तो स्टार्ट कर दिया, उसका पार्ट फर्स्ट भी आपको हमने बता दिया। पार्ट फर्स्ट में आपको हमने बताया है मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में? मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन क्या होता है, उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। तो ये सब आपको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था IMED के। तो आज आपका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो है पार्ट सेकंड, जिसमें हम कुछ सिद्धांत आपको बताने वाले हैं, जैसे कि FW टेलर का सिद्धांत क्या था, हेनरी फेयोल का सिद्धांत क्या था। ये सब आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले इसको बताते हैं। इसके पहले आपको हम ये बता दें, जो भी स्टूडेंट अभी तक PDF नोट्स परचेज नहीं किए हैं वो लोग परचेज जरूर कर लें। आपको बता दें, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है इस दिए हुए नंबर पे 9919 887 5253 पर। यहाँ से व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग IMED का नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरा नोट्स, वो भी हैंड रिटेन नोट्स आपको दिया जा रहा है। सो आप लोग जल्दी करें, एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। जल्दी आपकी डेट भी आ सकती है कि किस डेट से आपका एग्ज़ाम होना है। ओके, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थे जिसे हमने बता दिया। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बुक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल जाती हैं आपको। सारे बुक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। गोल्ड भी आपके जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, सो आप लोग ज्वाइन जरूर करिए। सभी का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, चलिए हम अपना जो आपका टॉपिक है आज का, FW टेलर का सिद्धांत, हेनरी फेयोल का सिद्धांत, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या लिखा है इसे बस आपको समझाना है। सबसे पहले हम इसके जो भी इंपॉर्टेंस है, जैसे इनके क्या क्या वर्क थे उसको बता देंगे। आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग आगे खुद बना के भी लिख सकते हैं। एक बार अगर आप लोग हेडिंग पढ़ लेंगे पूरा क्या क्या है उसमें, क्या क्या नहीं है, आप लोग आसानी से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा इसका बेसिक क्या है उसको देखते हैं। जो मैनेजमेंट आएगा उसको तो बताएंगे ही। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ क्या लिखा गया है। लिखा ये गया है कि प्रबंधन के सिद्धांतों को FW टेलर ने विकसित किया था। FW टेलर ने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थे उसको विकसित किया था, लेकिन इसको सबसे पहले नाम किसने दिया था? इसको सबसे पहले जो श्रेय जाता है वह हेनरी फेयोल को जाता है। मतलब FW टेलर और हेनरी फेयोल दोनों ने मिलकर ही इसका जो कुछ प्रिंसिपल दिया है, इन्हीं के बेस पे आपका पूरा ये चैप्टर है और ये सब आपको हम आगे पढ़ाएंगे। क्योंकि इन्होंने प्रबंध की श्रेष्ठता एवं गहनता के लिए प्रबंधन के सिद्धांतों का न केवल प्रतिपादन किया, बल्कि प्रबंधन के सिद्धांतों को सार्वभौमिक बनाने के लिए इसकी वकालत भी की थी। देखिए, जैसे कि कोई बिल आपका पास कराया जाता है, ये बिल जैसे आपका कृषि कानून बिल ही था, देखिए वापस ले लिया गया। तो इसी प्रकार से ये लोग मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी उत्साहित थे कि किसी कार्य को अगर करना है तो मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए इन्होंने कोर्ट के भी चक्कर काटे थे, वकालत भी की थी। तो इन्हीं दोनों के नाम पे ये दोनों अपना अपना सिद्धांत दिए थे कि जो आपका गरीब आदमी है वो अलग जाएगा, लेबर्स का काम, जो वर्कर है उसका काम अलग होगा, इलेक्ट्रिक वाला वर्कर है उसका काम अलग होगा। पहले क्या होता था, सबको एक ही में घसीट दिया जाता था। अब सबका अलग अलग डिवीज़न कर दिया गया। ठीक, सबका अलग अलग काम बांट दिया गया। तो इसी कुछ बेस पे इन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, तो यही सब आगे आपको देखना है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हेनरी फेयोल का सिद्धांत। तो हेनरी फेयोल के सिद्धांत में सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था? डिवीज़न ऑफ वर्क। सबसे पहले कार्यों का इन्होंने वर्गीकरण कर दिया। इसमें क्या क्या लिखा था इसको बताते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से समझते हुए चलेंगे तो थोड़ा आसानी होगी आपको एग्जाम में लिखते टाइम। आप लोग अपने तरीके से बना के भी लिख सकते हैं। थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी रहेगी। लिखा क्या गया इसमें? लिखा ये क्या है कि किसी कार्य को संपन्न करने के लिए मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है तथा किसी कार्य के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे कि आप कोई काम करने जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए आप पढ़ने ही बैठते हैं तो उसमें आपके मानसिक पावर मतलब आपके दिमाग का पावर लगता है। ठीक, दिमाग लगाते हैं। ओके, कोई भारी काम करना है जैसे बोझा उठाना है तो आपका वहाँ शारीरिक काम होता है। तो कोई काम करना है तो आपको ये दोनों ज़रूरी होता है। कहीं 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 क्या होता है, बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए मानसिक व शारीरिक दोनों प्रकार के श्रम की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई बड़ा सा लकड़ी का कोई लट्ठा है उसको उठाना है तो थोड़ा आप लोग दिमाग लगाएंगे, कैसे उठाएंगे, इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो थोड़ा आपके लिए आसानी होगा। तो वहाँ पे आपका मानसिक दिमाग भी लगा और शारीरिक श्रम भी लगा।
तथा कुछ कार्य विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें ज्ञान, दक्षता, कुशलता की आवश्यकता पड़ती है, जिससे श्रेष्ठ गुणवत्ता का भी परिणाम प्राप्त हो सके। तो इसमें यही बताया था डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल ने कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपके पास मानसिक श्रम चाहिए, साथ में शारीरिक शक्ति भी होनी चाहिए। अच्छे प्रकार से आप किसी कार्य को करने में दक्ष हों, कुशल हों, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया था डिवीजन ऑफ वर्क में। इसी कंडीशन में हम आगे देखते हुए चलते हैं तो इन्होंने सेकंड दिया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, उसको बताते हैं। तो देखिए जो अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अधिकार या दायित्व, देखिए अधिकार और दायित्व। तो जो अधिकार और दायित्व क्या होते हैं, जैसे कि होता नहीं है कि एक दूसरे के बिना लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, हम आप पे डिपेंड हैं। जैसे कि आजकल क्या है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं खाऊंगा नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, ये सब हो चल रहा है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से कुछ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं, ये भी एक दूसरे के ऊपर मर मिटते हैं। अगर एक नहीं चलेगा तो दूसरा भी नहीं चलेगा, मतलब अगर एक जिंदा है तो दूसरा भी जिंदा है, एक खत्म तो दूसरा भी खत्म। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा ये क्या है कि अधिकार व दायित्व एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात एक के बिना दूसरा अपूर्ण व अस्तित्वहीन होता है। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अधिकार मिला है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, अथॉरिटी, दायित्व, अधिकार जो भी आपके पास नहीं है तो आप उस काम को आगे नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें अधिकार और दायित्व जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा चिंता नहीं रह सकता, एक के बिना आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि क्या होता है, बड़े बड़े कारखानों में होता है कि अगर कोई भी आपको प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करानी है तो जो मेन अधिकारी होता है अगर उसका सिग्नेचर चाहिए तभी वो पास करेगा। तो हो सकता है आपका पैसा भी लगता हो तभी वो पास करेगा। तो यही है कि बिना उस अधिकारी के आपका कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से ये भी है, अधिकार आय दोनों ही एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने चाहिए और संयुक्त रूप से परस्पर रिश्तों में बंधा रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी समझ लिया होंगे आपने, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है डिसिप्लिन। इन्होंने डिसिप्लिन के बारे में बताया, इन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया। तो डिसिप्लिन के अंतर्गत क्या आता है, कोई भी कार्य करते हैं आप लोग अपने कॉलेज में ही जाते हैं तो डिसिप्लिन में रहना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो आपको पता ही है, आपके सेशनल मार्क्स होते हैं, सेशनल नंबर उनके काट लिए जाते हैं, जो भी टीचर की नज़र में गंदा काम करता पाया जाता है। तो ये सब आपको पता है, ये सब समझाने वाली बात नहीं है। इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि हेडिंग को आप लोग पढ़ लीजिएगा, जितने हेडिंग लिखे गए हैं उसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद अंदर आपको बना के लिखना है। पता ही है डिप्लोमा में कापियाँ भरने पे आपको नंबर मिल जाता है, कुछ भी लिखिए, छोड़ के आएंगे 0 नंबर पाएंगे, कुछ लिख के आएंगे हो सकता है 5 नंबर का है 1 या 2 नंबर मिल जाए। तो इसलिए छोड़ने से अच्छा है कुछ भर के आए। तो डिसिप्लिन में क्या आता है, इसमें लिखा है कि किसी भी संस्थान में अनुशासन का होना उसके दक्षतापूर्ण प्रभावशाली कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। शासन के द्वारा उपकरण में कार्यरत कर्मचारियों का आचरण एवं व्यवहार नियंत्रण होता है। देखिए कोई भी कर्मचारी आपके कारखाने में काम कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वह आपके आज्ञा का पालन न करता हो। जो भी आप ऑर्डर देते हैं तो आपका पालन करता है, अच्छी प्रकार से करता है, तो वो भी एक डिसिप्लिन में रहता है। ऐसा अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग डिसिप्लिन में नहीं हैं। साथ ही अभीष्ट मानकों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उनमें स्वतः नियंत्रण की प्रवृत्ति भी प्रोत्साहित करनी चाहिए। तो इन्होंने जो नेक्स्ट निर्देश दिया था वो दिया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब क्या होता है कि जो आपके मैनेजमेंट में जो आपके मैनेजर होते हैं उनका जो निर्देशन होता है, मतलब जो उनका डायरेक्शन होता है कि आपको किस दिशा में या किस क्षेत्र में कैसे काम करना है, उसको सुनना ही बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें क्या लिखा है, अगर आप लोग कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट चैप्टर में, कोई भी फैक्ट्री कारखाना आप लोग चलाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग कोई प्लान नहीं करते हैं, तो प्लान के अंतर्गत ही आप लोग अपना काम करते जाते हैं। तो इसमें यही लिखा गया है कि उद्यम के अंतर्गत एक ही योजना के तहत एक ही उद्देश्य के साथ टीमों को एक प्रबंधक के निर्देशन में काम करना चाहिए। जैसे कि क्या है, आप लोग अपने कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में क्या होता है, आपके टीचर लोग आपको वर्क देते हैं तो आप लोग उनके काम को फॉलो करते हैं। जैसे प्रैक्टिकल आपका होने वाला है तो कहेंगे फाइल आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिए, इस दिन आपकी फ़ाइल चेक की जाएगी। तो आप उसके जो ऑर्डर दिए या जो उन्होंने आपको बताया आपने उसको फॉलो किया। तो उसी प्रकार से जब वर्कर्स होते हैं तो उनको भी कोई गाइड करने वाला चाहिए, तो वहाँ पे मैनेजर लगे रहते हैं। वही मैनेजर सुनिश्चित करेगा कि कार्यवाही ठीक से साबित हो रही या नहीं।
जाएगा, आपका चेकिंग करेगा, आप काम सही से कर रहे हैं या नहीं करेंगे, जैसा उसे निर्देश दिया था कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वह मैनेजर ही डिसाइड करेगा। आगे इसमें 5वां नंबर आता है रेमुनरेशंस। देखिए आप लोग तो पढ़ रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके क्या होती है, पारिश्रमिक होती है। तो रेमुनरेशन मतलब पारिश्रमिक, मतलब काम करने के बाद उनको सैलरी मिलती है। जैसे कि आप ही अगर मान लीजिए नौकरी पा जाएंगे तो सैलरी मिलेगा, तो सैलरी आप किस काम का लेंगे, किस चीज़ की सैलरी लेंगे, मतलब जो आपको काम दिया जाएगा। आप ऐसा तो है नहीं नौकरी करेंगे जाके आराम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। टीचर्स को क्या काम मिला है, आपके जो टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम है, तो पढ़ाने का पैसा पाते हैं गवर्नमेंट से। तो उसी प्रकार से इस फैक्ट्री में होता है कि जो भी संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके हर कर्मचारी को उसके द्वारा जो भी कार्य होता है, जो भी कार्य सेवा होता है, उसका फल मिलता है, प्रतिफल मिलता है, उस जो कि वो उसे कीमत के रूप में दिया जाता है। कीमत मतलब वही उसकी सैलरी होती है, इससे ही हम पारिश्रमिक कहते हैं। कर्मचारी की संतुष्टि सभी के लिए उचित पारिश्रमिक पर भी निर्भर करता है। देखिए जो सैलरी दी जाती है, पता चले आपने उससे कहा था कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करना है, 8 आवर्स ड्यूटी करना है, आपको हम 15,000 20,000 देंगे, ठीक। पता चले आप उससे 9 घंटा काम करा रहे हैं और 15,000 ही दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब वह संतुष्टि चाहिए, जितने वर्कर्स हैं सबको संतुष्ट करना पड़ेगा कि अगर 9 घंटा करा रहे हैं तो कुछ उसमें उसके सैलरी में इंक्रीजिंग चाहिए, तब वह संतुष्ट रहेगा। तो ये सब किसके द्वारा होता है, ओनली मैनेजर के द्वारा। नेक्स्ट आपका इसमें आता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब जो भी संस्थान या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका केंद्रीकरण जो होता है, उसका मतलब। तो उसका मतलब एक होता है कि अधिकतर केवल केंद्र के हाथों में ही सुरक्षित होने चाहिए, अर्थात एक ही हाथ में सभी अधिकार रहना तथा पृथक पृथक सेक्शन या अन्य अधिकार। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि अगर ध्यान से समझिएगा, किसी फैक्ट्री के अगर 10 लोग मालिक हो जाएंगे, तो 10 लोगों के 10 टाइप के दिमाग चलेंगे, 10 लोगों के 10 रिश्तेदार होंगे, ठीक। 10-20 जितने भी रिश्तेदार हों, तो लोग चाहेंगे क्या कि हमारे घर के लोग हो जाएं इस कंपनी में। वो सोचेगा नहीं नहीं हमारे घर के हो जाएं, तो उससे क्या होता है, कंपनी पे प्रभाव पड़ता है, आपकी फैक्ट्री पे प्रभाव पड़ता है, जो कि जिससे आपकी फैक्ट्री लॉस में जाने लगती है। तो ऐसा नहीं करना है, किसी एक ही व्यक्ति को अपना मैनेजर नियुक्त करना है, वही सब कुछ देखेगा। तो वही है, इसमें एक ही हाथ में सभी अधिकार देना चाहिए, अलग अलग नहीं। तो इसे ही बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जो भी संस्थान का अधिकार रहे किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपने इसमें उन्होंने बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। अब ये भी ज़रूरी होता है कि पता चले आपने वर्कर्स को टाइम से सैलरी नहीं दिया और उसने आपकी फैक्ट्री को छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। वर्कर्स की स्टेबिलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें लिखा है, एक सफल और अच्छे संगठन एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि कामगार के जॉब तथा आय की निश्चितता एवं सुरक्षता बनी रहे। ऐसा नहीं है किसी वर्कर को चोट लग के आप उसको फैक्ट्री में छोड़ दें, मरने के लिए छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। उसकी सेफ्टी की भी ख्याल आप ही को करना है, और इसका रूल्स भी लगभग फॉलो किया गया है, इसी बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारे इसके रेगुलेशंस थे। इससे कामगारों की अनावश्यक अदला बदली कम होगी और उपक्रम की दक्षता आपकी बढ़ती रहेगी। मतलब अब होता ये है, जो वर्कर आपके यहाँ 10 साल से काम कर रहा है और उसको आप अचानक से थोड़ी सी चोट लगे निकाल देंगे, तो ये 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसके अब कोई आप नया बंदा लेके आएंगे तो इसके जितना ये जान पाएगा नहीं जान पाएगा, तो आपकी एफिशिएंसी जो है, कार्य करने की जो क्षमता है फैक्ट्री की, वो डाउन होने लगेगी। तो इसीलिए वर्कर्स की जो भी वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी भी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इन्होंने अपना सिद्धांत में इतना सब कुछ, इतने टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, इसको हमने बता दिया। स्टेबिलिटी ऑफ वर्कर्स, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। हम ये नहीं कहते हैं जो हमने लिखा है वही लिखें, बस हेडिंग आप लोग लिखना जान जाइए, उसके अंदर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हेनरी फेयोल का सिद्धांत समाप्त हो गया। नेक्स्ट आपका आगे जो आता है वो आता है एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या है, थोड़ा सा छोटा सा सिद्धांत इनका भी है, इसको समझ लेते हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया था कि वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों द्वारा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया था जिसमें प्रबंधन तथा कामगारों के मध्य बाधा रहित तथा प्रभावशाली समन्वय एवं सहयोग का वातावरण बनाया जा सके। देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया था जिसमें क्या होता है, जो आपका मैनेजर रहे, ठीक। कुछ लोग होते रहे हैं कि जो वर्कर्स होते हैं जो वहाँ उनके यहाँ काम करते हैं, वो डायरेक्ट मैनेजर से नहीं मिल सकते हैं, ठीक।
बस वो जो उनके जिसको मतलब ये सब काम कराने का दिया जाता है बस उनसे ये लोग मिल पाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट मैनेजर से नहीं मिल पाते हैं। तो एफडब्ल्यू टेलर जो थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि जो डायरेक्ट मैनेजर और कामगारों के मध्य कुछ बना दिए थे कि ये लोग डायरेक्ट जाके उनसे मिल सकते थे बिना कोई काम रुके हुए। ठीक है, इससे उनको सहयोग मिलता था और कंपनी की जो कार्य करने की दक्षता थी वो भी बढ़ती थी। तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट था, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि प्रबंधन तथा कामगार के मध्य सहयोग, प्रबंधन तथा कामगार के मध्य सहयोग। इसमें इन्होंने ये बताया था कि प्रबंधकों और कामगारों के मध्य आपसी सहयोग एवं सौहार्द का वातावरण बनता है। इसके माध्यम से क्या होता है, आप डायरेक्ट उनसे जाएंगे, बातचीत करेंगे, अपनी जो कुछ भी कहानी है उसे आप बताएंगे, क्या परेशानियां हैं क्या नहीं। तो इससे क्या होगा, वो आपकी सुनेंगे परेशानियों को, उसके बाद आपकी हेल्प करेंगे कैसे कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं। इससे प्रबंधन को उचित एवं प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान करने में भी आपको मदद मिलेगी। सबसे मेन बात है, आप लोग पॉइंट को समझिए। जो आपका यहाँ पॉइंट लिखा जा रहा है फर्स्ट पॉइंट, ये सब आपको एग्जाम में ज़रूर लिखना है। इसके अंदर आप भले ही कुछ ना लिखें, लेकिन इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर लिखते रहें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बताया था समय तथा गति अध्ययन का प्रयोग। इसमें इन्होंने ये बताया था, जैसे पहले क्या होता था कि लगातार लोग काम करते रहते, इनको बीच में छुट्टी नहीं मिलती थी। लेकिन इन्होंने क्या बताया था, एक निश्चित टाइम के लिए लोगों को निर्धारित कर लिया। मतलब कोई भी वर्क करना है, कोई भी स्टैंडर्ड वर्क आपको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए एक टाइम निर्धारित कर दिया, कितने टाइम तक ही आपको काम कर लेना है। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड वर्क को पूरा करने के समय तथा गति अध्ययन का भी प्रयोग किया था। इसमें क्या होता था, टेलर ने इसमें श्रमिक की थकान और अन्य कार्यों में लगे समय को सम्मिलित करके लक्ष्य अथवा कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय को भी ज्ञात किया था। मतलब इन्होंने ये बताया था, कोई भी काम आपको करना है और वो 5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, 5 घंटे में कंप्लीट हो गया, ये तो टाइम निकाल लिए। उसके बाद इसमें कितने श्रमिक काम करेंगे, कितने इलेक्ट्रिक खर्चा आएगा, कितना आपका पैसा खर्च होगा, ये सब का इन्होंने अलग अलग प्रयोग किया था। तो ये हो गया दूसरा, समय और गति अध्ययन का प्रयोग। थर्ड आपका आता है डिवीज़न ऑफ लेबर। तो देखिए, जो एफडब्ल्यू टेलर ने किया था, जो हेनरी फ्योल ने किया था, वही इन्होंने भी किया। ये दोनों इसमें कॉमन पॉइंट थे। इसमें भी यही था कि कार्य के बारे में सोचने वाले तथा कार्य को करने वाले कामगार को अलग अलग रखना ही विशिष्टता का सिद्धांत है। जैसे कि पहले होता था लोग एक ही साथ काम करते थे, लेकिन इन दोनों ने, एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल ने, ये सिद्धांत निकाला था कि जो पहले कार्य की प्लानिंग करेगा उसका काम केवल प्लान करना रहेगा, वो काम को पूरा नहीं करेगा। वो प्लानिंग कर देगा कि हाँ इस प्रकार से इसकी बिल्डिंग बनेगी, कैसे कैसे इसमें क्या खर्चा आएगा। करने वाले कामगार अलग रहेंगे, मतलब सबको अलग अलग इन्होंने बांट दिया। यह सभी प्रकार की गतिविधियों पर्यवेक्षण के लिए ज़रूरी होता है। जितने भी आपके वहाँ पे ऑपरेशंस क्रियाएँ चल रही हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था। सबका अलग अलग काम दे दिया, क्या सब अपने टाइम से अपने काम को पूरा करते रहते थे और काम भी आपका आसानी से हो जाता है। फोर्थ आ गया इसमें, कामगारों का वैज्ञानिक आधार पर चयन, स्थापना एवं प्रशिक्षण करना। लास्ट पॉइंट इन्होंने ये बताया था, जो भी आपके वर्कर्स रहें उनको आधुनिक मॉडल से जो भी टेक्निकल नॉलेज रहे वो दिया जाए, उस बेस पे इनका चयन किया जाए और उसके बाद इनको अच्छे प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए काम करने की। तो ये था आपका एफडब्ल्यू टेलर का सिद्धांत। ठीक है, तो एफडब्ल्यू टेलर और हमने आपको हेनरी फ्योल के सिद्धांत के बारे में बता दिया। इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है 5 नंबर में आए, क्योंकि बहुत सालों से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो मैनेजमेंट चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, अगर आपके एग्ज़ाम में मैनेजमेंट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको वह क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा मैनेजमेंट चैप्टर से और आपको वह क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आपने एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा है, तो आप लोग दोनों मिक्स करके अगर उस क्वेश्चन में लिख लेंगे तब भी आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएगा। छोड़ कर आएंगे तो 0 नंबर, अगर लिख के आएंगे तो हो सकता है 1-2 नंबर आपको मिल जाए। सो आप लोग अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिए। और नोट्स के लिए हमने बताया था क्या करना है, नोट्स परचेज जरूर कर लें, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जो कुछ भी क्वेश्चंस रहें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।